नमस्ते, मैं आपका RKY टीच AI का मार्गदर्शक हूं। आज हम विज्ञान और गणित के रहस्यों पर बात करेंगे। आज के इस डीप डाइव में हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एग्जाम देने वाले के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सही कहा। चाहे हम यूपी पुलिस की बात करें, SSC की या रेलवे की, साइंस वाले सेक्शन में कोशिका यानी साइटोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, एकदम सही कहा। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का कर लें ताकि एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। राइट, तो इसलिए आज हम एक एक करके पूरी 20 स्लाइड्स का एनालिसिस करेंगे और एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट MCQs को भी डिकोड करेंगे। ग्रेट, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलो, अब सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड के बीच में एक 3D सेल का मॉडल है और दोनों तरफ टेक्स्ट बॉक्सेस दिए गए हैं। अच्छा, तो यहाँ बताया गया है कि कोशिका सजीवों की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक इकाई है और साथ ही ये फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई भी है। एक और पॉइंट है कि इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। एक छोटा सा डाउट है यहाँ, इसे क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है? देखो, सोर्स के हिसाब से शरीर के सारे कार्य इसी कोशिका के स्तर पर होते हैं, इसीलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ओह, समझ गया। वैसे ये नीचे दिए गए 2 प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, जिसका आंसर साइटोलॉजी है। राइट। और सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कोशिका। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे आते हैं। नोट कर लिया। तो शॉर्ट में समझें तो साइटोलॉजी जीवन की नींव है। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखो, यहाँ एक पुराना माइक्रोस्कोप और मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखने वाला कॉर्क टिश्यू दिखाया गया है। अच्छा, ये हनीकॉम्ब जैसा डिजाइन। हाँ, तो सबसे पहले मृत कोशिका यानी डेड सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके। उन्होंने इसे कॉर्क टिश्यू में देखा था और इसका वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। वेट, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे क्यों दिख रही थी? सोर्स के मुताबिक कॉर्क ऊतक यानी टिश्यू की संरचना ही वैसी होती है। ओह, तभी। वैसे नीचे के प्रश्न एग्जाम अलर्ट लग रहा है। एकदम। सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की, जो कि रॉबर्ट हुक है, और उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया। ये वाले MCQs बहुत बार रिपीट होते हैं। हाँ, बुक्स और ऑथर्स के नाम तो आते ही हैं। तो डेड सेल हुक ने खोजी, ये याद रखना। हाँ, चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल। इस स्लाइड में एक चमकती हुई जीवित कोशिका और कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। हाँ, पिछली वाली डेड थी, ये लिविंग है। राइट। यहाँ बताया गया है कि जीवित कोशिका की खोज 1674 में A.V. ल्यूवेनहॉक ने एल्गे और बैक्टीरिया में की थी। अच्छा। और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। एक सवाल है, मृत और जीवित कोशिका की खोज के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, सोर्स के अनुसार हुक ने कॉर्क में खोज की थी जो मृत था, और ल्यूवेनहॉक ने शैवाल यानी एल्गी और जीवाणु में खोज की जो जीवित थे। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाला पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, MCQs यही बनते हैं कि पहली जीवित कोशिका किसने खोजी और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है। दोनों का उत्तर ल्यूवेनहॉक है। क्लियर है? डेड सेल हुक, लिविंग सेल ल्यूवेनहॉक। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। देखो, यहाँ एक सुनहरी या गोल्डन ट्रॉफी है जिसके अंदर DNA रखा है। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग विजुअल। हाँ, यहाँ 3 नाम दिए गए हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं रॉबर्ट हुक, मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक हैं कार्ल पी स्वैनसन, और इंडियन साइटोलॉजी के जनक हैं A.K. शर्मा। वेट, मेरा एक डाउट है यहाँ, इन तीनों को अलग अलग जनक क्यों माना जाता है? सोर्स से अगर देखें तो ये उनके अलग अलग योगदान को दर्शाता है, जैसे सामान्य, आधुनिक और भारतीय स्तर पर उनके अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। अच्छा, ये देखकर तो लग रहा है कि एग्जाम में इंडियन साइटोलॉजी जरूर पूछा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कार्ल पी स्वैनसन और A.K. शर्मा वाले MCQs फ्रीक्वेंटली आते हैं। इनके सही उत्तर याद रखने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं ना? वही ना, जनक के नाम याद रखना एग्जाम के मैच द फॉलोइंग के लिए बहुत जरूरी है। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। बढ़िया। यहाँ एक बड़ा सा अंडा या एग और एक छोटा सा हरा बैक्टीरिया दिखाया गया है। साइज की बात हो रही है क्या? हाँ, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसे PPLO भी कहते हैं। इसका साइज सिर्फ 0.1 माइक्रोन है और ये कोशिका भित्ति रहित है। ओके। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा,
यानी ऑस्ट्रिच एग है, जो 130 से 170 तक होता है। वेट, क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती? हाँ, सोर्सेज बात की पुष्टि करता है कि ये सेल वॉल लेस होती है। ये पीपीएलओ और सेल वॉल लेस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे। सही पकड़ा। दोनों एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और बिना भित्ति वाला जीवाणु भी माइकोप्लाज्मा ही है। एसएससी वालों को साइज वाले फैक्ट्स बहुत पसंद हैं। बिल्कुल, साइज के फैक्ट्स एसएससी और रेलवे के फेवरेट हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में स्पर्म, एक गोल ओवम और एक लंबा न्यूरॉन दिखाया गया है। मानव शरीर की बात आ गई अब। राइट। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी महिला अंडाणु है, जो 120 माइक्रोन की होती है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी पुरुष शुक्राणु है। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है, जो 90 से 100 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इसमें विभाजन नहीं होता। एक डाउट आया दिमाग में, सबसे लंबी और सबसे बड़ी में क्या फर्क है? सोर्स के अनुसार न्यूरॉन लंबाई में सबसे बड़ी है, जबकि ओवम आकार या वॉल्यूम में सबसे बड़ा है। अच्छा, एग्जाम अलर्ट, ये सबसे लंबी कोशिका वाला क्वेश्चन बहुत आता है। हाँ, लंबी पूछे तो न्यूरॉन और बड़ी पूछे तो ओवम, ये क्लियर रखना है। गॉट इट। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता, ये फैक्ट बहुत खास है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। यहाँ एक पुराना स्क्रोल और एक डीएनए का स्ट्रैंड दिखाया गया है। थ्योरी से रिलेटेड लग रहा है। सही गेस किया। यहाँ कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के बारे में है, जो श्लेडन ने 1838 में और श्वान ने 1839 में दिया था। ओके। श्लेडन ने प्लांट सेल पर और श्वान ने एनिमल सेल पर अध्ययन किया। सिद्धांत कहता है कि संसार के सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। एक सवाल है। हाँ, क्या इन दोनों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था? देखो, सोर्स के अनुसार इनके वर्षों में अंतर है, 1838 और 1839, लेकिन ये सिद्धांत दोनों के नाम से ही जाना जाता है। साइंटिफिक नेम्स और ईयर्स तो एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल। प्रतिपादन किसने किया? श्लेडन और श्वान ने, और वर्ष 1838 से 1839। ये दोनों एमसीक्यूज बन सकते हैं। राइट। सेल थ्योरी बायोलॉजी का बेसिक रूल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। इस स्लाइड में एक बैक्टीरिया की संरचना दिखाई गई है, जिसमें पूंछ जैसा हिस्सा है। पूंछ यानी तेल, है ना? हाँ, यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो रही है। ये अविकसित या प्रिमिटिव कोशिका होती है। इसमें न्यूक्लियस पूर्णतः अनुपस्थित होता है और 70S प्रकार का रिबोसोम पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं बैक्टीरिया और सायनोबैक्टीरिया यानी नीली हरी शैवाल। अविकसित होने का मुख्य कारण क्या है यहाँ? सोर्स के अनुसार न्यूक्लियस की अनुपस्थिति ही इसे अविकसित बनाती है। इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, ये नीचे के प्रश्न ध्यान देने लायक हैं। ये 70S वाला। हाँ बिल्कुल, 70S राइबोसोम और बैक्टीरिया वाले उदाहरण पर सीधे एमसीक्यूज आते हैं। याद रखना पड़ेगा ये तो। प्रोकैरियोटिक मतलब बिना न्यूक्लियस वाली सेल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट। देखो, यहाँ एक पूरी तरह विकसित कोशिका का 3D कटआउट है, जिसमें केंद्रक और बाकी अंग साफ दिख रहे हैं। ये यूकैरियोटिक लग रही है। सही कहा, ये पूर्ण विकसित कोशिका है, जिसमें स्पष्ट न्यूक्लियस और कोशिकांग होते हैं। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। उदाहरण के लिए प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और एमीबा। वेट, इंसानों में कौन सी कोशिका होती है? सोर्स से जुड़ते हुए हम कह सकते हैं कि मानव एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हमारी कोशिका यूकैरियोटिक होती है। अच्छा, ये एमसीक्यू तो बहुत कॉमन है, पूर्ण विकसित केंद्रक और 80S राइबोसोम वाला। हाँ, यूकैरियोटिक सेल और मानव शरीर में 80S राइबोसोम के प्रश्न हमेशा एग्जाम में हल करने होते हैं। नोट कर लिया। विकसित कोशिका और 80S राइबोसोम का कनेक्शन याद रखें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ एक हरे रंग की हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाली संरचना दिखाई गई है। सेल वॉल है ना? हाँ, कोशिका भित्ति। ये केवल प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया में होती है। जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में यह अनुपस्थित होती है। ओके। प्लांट्स की भित्ति सेल्यूलोज की, फंगी की चिटिन की और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। एक बात समझ नहीं आई, ये जंतुओं में क्यों नहीं होती?
सोर्स के अनुसार हमें सिर्फ यही फैक्ट दिया गया है कि ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसका रीजन यहाँ कवर नहीं किया गया। अच्छा, ठीक है। पर ये चिटन वाला क्वेश्चन तो स्टेट एग्जाम्स में बहुत आता है। सही पकड़ा। फंगी की भित्ति चिटिन की होती है और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। दोनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल्स याद रखने होंगे। हाँ, सेल वॉल के मटेरियल्स को ध्यान से नोट करें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। देखो, इस स्लाइड में एक नीले और संतरे रंग का 3D फ्लूइड मॉडल दिखाया गया है जिसमें प्रोटीन के ब्लॉक्स हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है। इसे सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि यह चयनित पदार्थों को अंदर जाने देती है। यह लिपिड, स्पेसिफिकली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकलसन ने दिया था। सेमी परमिएबल का असल मतलब क्या है यहाँ? देखो, सोर्स के हिसाब से यह केवल चयनित या सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने देती है, सब कुछ अंदर नहीं जा सकता। ओह, वही फिल्टर की तरह। ये कंपोनेंट्स और मॉडल वाले एमसीक्यूज पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। झिल्ली के घटक यानी लिपिड और प्रोटीन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकलसन ने। ये एग्जाम अलर्ट है। डन। सिंगर और निकलसन का मॉडल एग्जाम के लिए वीआईपी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ। यहाँ एक पर्पल रंग का गोलाकार हिस्सा दिखाया गया है जिसके अंदर धागे जैसी संरचना है। ये तो न्यूक्लियस लग रहा है। राइट। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ओके। ये कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे ब्रेन या कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होते हैं। वैसे इसे ब्रेन क्यों कहते हैं एग्जैक्टली? क्योंकि जैसा सोर्स में बताया गया है, ये कोशिका की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। अच्छा, ये रॉबर्ट ब्राउन की खोज और ब्रेन ऑफ सेल वाले एमसीक्यूज तो पूछे ही जाते हैं। हाँ, इन दोनों पर हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, पक्का याद कर लेना। पक्का। सेल का दिमाग न्यूक्लियस है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट। इस स्लाइड में एक कैप्सूल जैसी ऑरेंज संरचना है जिसके अंदर जिगजैग पैटर्न बने हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना? हाँ, इसे पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि श्वसन यानी रेस्पिरेशन यहीं होता है। ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहीं संचित होती है। इसकी खोज कॉलिकर ने की थी। ओके। नामकरण बेंडा ने किया था और अल्टमैन ने इसे पहले बायोप्लास्ट कहा था। वेट, इसमें 3 वैज्ञानिकों के नाम क्यों हैं? सोर्स के अनुसार खोज करने का, नामकरण करने का और अन्य नाम देने का काम अलग-अलग लोगों ने किया था। अच्छा, इसलिए ये एटीपी की फुल फॉर्म तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। हाँ, और पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी। ये दोनों एमसीक्यूज बहुत कॉमन है, हर एग्जाम का हिस्सा होते हैं क्वेश्चंस। सही कहा। एटीपी और पावर हाउस वाले प्रश्न हर एग्जाम का हिस्सा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। देखो, यहाँ एक सफेद संरचना है जिस पर मोटी या पर्ल्स जैसे छोटे छोटे दाने लगे हैं। ये क्या है? ये राइबोसोम है। इसकी खोज जॉर्ज पेलेडे ने की थी। ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओह, प्रोटीन फैक्ट्री। हाँ, और ये सबसे छोटा कोशिकांग है और इसमें झिल्ली नहीं होती। एक डाउट है, क्या ये वाकई कोशिका का सबसे छोटा अंग है? हाँ, सोर्स के अनुसार पुष्टि की गई है कि ये सबसे छोटा कोशिकांग है। नीचे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, स्पेशली ये प्रोटीन फैक्ट्री वाला। बिल्कुल, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है और सबसे छोटा अंग कौन सा है, इन दोनों का आंसर राइबोसोम है। क्लियर एकदम। प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री राइबोसोम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। यहाँ एक हरे रंग का बिलबुला या बबल जैसा दिखाया गया है जिसमें लिक्विड भरा है। ये क्या करता है? ये लाइसोसोम है। इसकी खोज क्रिश्चियन दे दुवे ने की। ओके। इसे सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। इसमें अत्यंत शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यानी जल अपघटक एंजाइम होते हैं जो नष्ट कोशिकाओं को पचाते हैं। बाप रे, इसे सुसाइड बैग क्यों कहा गया? देखो, सोर्स से बताया गया है कि ये नष्ट कोशिकाओं को ही पचा जाता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं। अच्छा, ये सुसाइड बैग तो सच में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, सुसाइड बैग किसे कहते हैं और इसकी खोज क्रिश्चियन दे दुवे ने की। ये दोनों एमसीक्यूज बहुत आते हैं। सफाई कर्मचारी भी बोल सकते हैं इसे फिर तो। बिल्कुल।
सेल का सफाई कर्मचारी या एटम बॉम्ब दोनों लाइसोसोम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट। इस स्लाइड में एक के ऊपर एक रखी हुई झिल्लियों जैसी संरचना है जिसके आसपास सफेद मोती हैं। ये गोल्गी बॉडी लग रही है। सही पहचाना। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसे ट्रैफिक पुलिस या पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। ओ, ट्रैफिक पुलिस। हाँ, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पैकेजिंग तथा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट करना है। पर इसे ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि सोर्स के मुताबिक इसका मुख्य काम पदार्थों के परिवहन को व्यवस्थित करना है, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह। ये ट्रैफिक पुलिस और खोजकर्ता वाले एमसीक्यू जरूर आएंगे एग्जाम में। बिल्कुल आते हैं। ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी को कहते हैं और खोजकर्ता उन्हीं के नाम पर कैमिलो गोल्जी हैं। ये तो इजीली याद हो जाएगा। हाँ, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम गोल्गी बॉडी का है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखो, यहाँ सेल के अंदर एक इंटरनल स्केलेटन जैसी ट्विस्टेड संरचना दिखाई गई है। ये क्या है? ये अंतःप्रदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, शॉर्ट में ER है। ये कोशिका को आकार और मजबूती देता है, इसलिए इसे इंटरनल स्केलेटन कहते हैं। ओके। इसके दो प्रकार हैं। स्मूथ है ER यानी चिकनी, जो लिपिड और फैट का संश्लेषण करती है, और रफ ER यानी खुरदरी, जो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण प्रोटीन का निर्माण करती है। एक बात पूछिए कि ये रफ ER खुरदुरा क्यों होता है? देखो, सोर्स बताता है कि उस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं जो उसे खुरदुरा बनाते हैं। अच्छा, ये स्मूथ और रफ का डिफरेंस एग्जाम में आता है बहुत। हाँ बिल्कुल। स्मूथ ER फैट या लिपिड बनाती है और इंटरनल स्केलेटन ER को कहते हैं। ये दोनों MCQs ध्यान में रखना। कंकाल सिस्टम कोशिका का। सही कहा। कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। यहाँ हरे रंग के सिक्कों या कॉइन्स के ढेर जैसी संरचना दिखाई गई है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लास्टिड्स है ना ये? हाँ, लवक या प्लास्टिड्स। ये केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ओके। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं। और वर्णी लवक रंग देते हैं, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन से और गाजर का रंग कैरोटीन से। एक मिनट, क्या जंतु कोशिका में लवक होते हैं? सोर्स के अनुसार हमें क्लियर किया गया है कि ये केवल पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स में ही होते हैं। अच्छा, ये टमाटर के लाल रंग वाला प्रश्न तो प्रीवियस पेपर्स में देखा है मैंने। बिल्कुल। लाइकोपेन और पादप कोशिका की रसोई यानी क्लोरोप्लास्ट वाले MCQs हमेशा आते हैं। याद रखना आसान है। हाँ, पौधों में रंग और खाना प्लास्टिड्स के कारण है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ओके। देखो, यहाँ एक कोशिका 2 बराबर हिस्सों में बनती हुई दिखाई दे रही है। ये सेल डिवीजन शुरू हो गया। राइट। ये समसूत्री यानी माइटोसिस कोशिका विभाजन है। ये शरीर की सोमैटिक सेल्स यानी दैहिक कोशिकाओं में होता है। प्रक्रिया के अंत में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि और चोट लगने पर घाव भरना यानी वुंड हीलिंग है। ये सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं एग्जैक्टली? सोर्स के आधार पर अगर देखें तो ये वही शरीर की वृद्धि और घाव भरने वाली कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, ये घाव भरने वाला क्वेश्चन तो हाईलाइट करने लायक है। हाँ, घाव भरने में कौन सा विभाजन सहायक है समसूत्री, और कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 2। ये MCQs बनते हैं यहाँ। गॉट इट। तो चोट लगने पर माइटोसिस काम आता है। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। हाँ, आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में कोशिका विभाजित होकर 4 हिस्सों में बंटी हुई दिखाई गई है। 4 हिस्सों में? हाँ, ये अर्धसूत्री यानी मेयोसिस विभाजन है। ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी जनन कोशिकाओं जैसे शुक्राणु और अंडाणु में होता है। ओके। इसमें एक मातृ कोशिका से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। वैसे इसमें कितनी नई कोशिकाएं बनती हैं टोटल? जैसा सोर्स में बताया गया है, इसमें ठीक 4 कोशिकाएं बनती हैं। अच्छा। ये एंड के MCQs पर ध्यान देना चाहिए कैंडिडेट्स को। बिल्कुल। मेयोसिस के अंत में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये MCQs इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो रिप्रोडक्शन में मेयोसिस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। सही है, पूरा सिलेबस एक तरह से यहाँ कवर हो गया इन स्लाइड्स में। हाँ, और एंड में एक बात सोचिए, ये कोशिका जो हमारी आंखों से भी नहीं दिखती, वो असल में अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। हाँ।
इसमें ऊर्जा बनाने वाला पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, सफाई कर्मचारी लाइसोसोम है और ट्रैफिक पुलिस गोल्गी भी है। जरा सोचिए, जब आपके शरीर की लाखों कोशिकाएं हर सेकंड इस सटीकता से काम कर रही हैं, तो क्या हमारा शरीर दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन नहीं है? वही तो, एकदम परफेक्ट मशीन की तरह। तो इस डीप डाइव से हमने समझा कि बायोलॉजी को रटने की नहीं, समझने की जरूरत है। आशा करते हैं कि आज की इस डीप डाइव से आप सभी के कोशिका विज्ञान के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द मिलते हैं।